गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। वेलकम टू नवनीत अकेडमी। चलिए अब हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर को रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट टॉकिंग अबाउट होमोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है? होमो मीन्स सेम, जिसके अंदर यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन और इन अदर टर्म्स सेम कॉम्पोजिशन होता है। सेम कॉम्पोजिशन कैसे? टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। और हेट्रो मीन्स डिफरेंट कॉम्पोजिशन होता है जिसके अंदर। इसके अंदर मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ सैंड एंड सॉल्ट मिक्सचर का। ठीक है, ये है मेरा सॉल्ट सॉल्यूशन। ये पानी है, ठीक है। ये इसके अंदर येलो कलर का सॉल्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये सैंड और सॉल्ट का है। सैंड जो है वो मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और सॉल्ट को मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ ग्रीन कलर से। इजीली विजिबल हो जाएगा आप लोग को। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि ये सेम कॉम्पोजिशन कैसे है। यानी फर्स्ट डिफरेंस जो है हमारा कि इन होमोजीनियस मिक्सचर पार्टिकल्स जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं एंड इन हेट्रोजीनियस वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। कैसे? सॉल्ट सोल्यूशन में बेसिकली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सी एवरी पर्टिकुलर स्पेस हैज़ इक्वल अमाउंट ऑफ दैट पार्टिकल, है ना। यानी अगर मैं इस हिस्से की बात करूं तो यहाँ पर इसका कॉम्पोजिशन किसी और हिस्से के कॉम्पोजिशन, सपोज इस वाले कॉम्पोजिशन के इक्वल है। या अगर मैं पूरे इसकी बात करती हूँ तो ये पूरा का पूरा सेम कॉम्पोजिशन है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है। कि अगर चाहे मैं इस वाले हिस्से को उठाकर देख लूँ सॉल्ट सोल्यूशन के, या फिर इस वाले हिस्से को उठाकर देख लूँ, या फिर इस वाले को, तो मुझे सेम पार्टिकल्स यानी सेम कॉम्पोजिशन मिलेगा। वहीं पर ही अगर मैं बात करती हूँ सैंड और सॉल्ट सोल्यूशन की, तो इसके अंदर देखो, ब्लैक ले लेते हैं। इसके अंदर देखो ये वाला हिस्से में ज़्यादा है सॉल्ट, और इस वाले हिस्से में सैंड ज़्यादा है तो सॉल्ट कम है। इस वाले हिस्से में दोनों मोस्टली बराबर बराबर ही लग रहे हैं, और इस वाले हिस्से में भी सॉल्ट कम है ना। तो ये होता है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें पार्टिकल्स ऑफ मैटर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। कि अगर ये हिस्सा देखूं तो यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ कम है, तो यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ कम है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस इसका है कि हम पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो इतने लार्ज होते हैं कि हम उनको अपनी आईज से नहीं देख, इसके अंदर हेट्रोजीनियस में देख सकते हैं, सॉरी। जबकि होमोजीनियस में पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्मॉल होते हैं तो वो इजीली विजिबल नहीं हो पाते हमें। यानी हमें डिफरेंस या उनका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन इजीली नज़र नहीं आ पाता। जैसे आप सॉल्ट और वाटर की बात कर लो या शुगर और वाटर की बात कर लो, तो जब एक ग्लास में आपने नींबू पानी बनाने के लिए चीनी को घोला, तो क्या बच्चा उस ग्लास में आपको नज़र आ जाता है? नहीं ना, वो चीनी उसके अंदर बिल्कुल ही डिज़ोल्व हो जाती है। या अगर मैं बात करती हूँ सॉफ़्ट ड्रिंक की, तो क्या सॉफ़्ट ड्रिंक में आप लोग को अलग अलग चीज़ें नज़र आ जाती है कि अरे इस सॉफ़्ट ड्रिंक, अगर मैंने इसमें कोका कोला डाली तो क्या आप लोग को नज़र में आ जाएगा कि अरे ये कोका कोला का कलर है, ये हमारा सोडा है, ये उसके अंदर
जो आपके फ्लेवर्स डलते हैं ये वो है, ये शुगर एजेंट है, ऐसा नहीं नज़र आता ना। सो इनके पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं तो वो ईजिली विजिबल नहीं होते हैं। बट जबकि अगर मैं बात करूँ हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, तो इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो पार्टिकल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं और ईजिली हमें विजिबल होते हैं। जैसे सॉल्ट एंड सैंड, आप इन दोनों के मिक्सचर को मिक्स करोगे तो सॉल्ट आपको ईजिली विजिबल होगी और सैंड आपको ईजिली विजिबल होगी। ऐसे ही अगर मैं पिज़्ज़ा की बात करती हूँ तो पिज़्ज़ा में क्या है कि पिज़्ज़ा में जितने भी उसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, बेल पेपर यहाँ है, टमाटो यहाँ पर है, केचप ये रही, चीज़ ये रहा, तो हमें कैसे होते हैं बताइए? विजिबल होते हैं इजीली अपनी नेकेड आइज से। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट अनदर डिफरेंस कि जो होमोजीनियस होता है उसके अंदर फिज़िकल बाउंड्रीज़ आपको विजिबल नहीं होती हैं। फिज़िकल बाउंड्रीज़ आर नॉट विजिबल, जबकि इन केस ऑफ हेटेरोजीनियस इट इज़ विजिबल, वो विजिबल होती है। कैसे बेटा जी, सोचिए ज़रा। यहाँ मैंने लिया सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। ये जो वाटर है इसके अंदर सॉल्ट है, हमें इजीली नज़र आ जाता है? नहीं। वहीं अगर मैंने लिया इसके अंदर ये पानी है यहाँ तक, ये ऊपर ऑयल की लेयर है, क्या मुझे ऑयल की लेयर और वाटर की लेयर सेपरेटली नज़र आ रही है? यस, ये बाउंड्री मुझे यहाँ नज़र आ जाती है कि भाई यहाँ से मेरा ऑयल शुरू हो रहा है और यहाँ मेरा पूरा पोर्शन वाटर का है। आता है कि नहीं आता? यस। सो इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर द फिजिकल बाउंड्रीज आर विजिबल एंड इन होमोजीनियस मिक्सचर फिजिकल बाउंड्रीज आर नॉट विजिबल। फोर्थ कि होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर का ऐसा कोई अनदर नेम नहीं है बच्चा। आ गया समझ में? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि हमने मिक्सचर को 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अब हमने इसकी सब डिवीज़न भी पढ़ी थी कि अलग अलग टाइप ऑफ क्या होते हैं? यस, अलग अलग टाइप्स के मिक्सचर्स भी होते हैं। अब उनमें से सबसे पहले हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब सॉल्यूशन जो है इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। होमोजीनियस कैसे? कि भाई उसके अंदर यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है, यानी इवनली स्प्रेड होते हैं जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके। यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप ऑफ सोल्यूशन इन योर डेली लाइफ, जैसे लेमनेड। मैं कहती हूँ इस ग्लास में, वेट अ सेकेंड, यस, इस ग्लास में लेमनेड है, नींबू पानी है, पूरा भरा हुआ है ये। अब एक सिप लिया इसका किसने? आपके अखिलेश सर ने। एक सिप लिया इसका मैंने, यानी आपकी वंशिका मैम ने। नेक्स्ट सिप लिया इसका नवनीत ने, ठीक है। फोर्थ सिप लिया इसका कंचा ने। अब हम चारों ने एक एक सिप लिया इसका, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस लेमनेड का फ्लेवर जो है वो मुझे भी वैसा ही आया, अखिलेश सर को भी वैसा ही आया, नवनीत को भी वैसा ही आया और कंचा को भी वैसा ही आया। ये क्या बता रहा है हमें? बताइए कि जो सॉल्यूशन है, लेमनेड का जो सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी उसके हर एक पर्टिकुलर पोर्शन में सेम अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स हैं। कि अगर मैं कहती हूँ कि मम्मी ने बनाई रोटी, अब उस रोटी की पहली बाइट आपने खाई तो उस रोटी का स्वाद वही आया आपको जो नॉर्मल आता है। सेकंड बाइट आपने खाई तो भी तो वही स्वाद रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि उस रोटी में नमक ज़्यादा हो जाएगा या उसके अंदर मिर्ची आ जाएगी अपने आप से। तो बेसिकली यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन रहता है किसके अंदर? एक सॉल्यूशन में। गेट इट? ओके,
नाउ लेमनेड, सोडा वाटर, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सोल्यूशन के. यूजुअली वी थिंक ऑफ अ सोल्यूशन एज अ लिक्विड दैट कंटेन्स एदर अ सॉलिड, लिक्विड और गैस डिजॉल्व्ड इन. यही सोचते हैं ना हम लोग कि भाई सोल्यूशन जैसे ही हमारे दिमाग में आता है तो हमारा फर्स्ट थिंग यही होता है कि जो भी सोल्यूशन होगा वो लिक्विड होगा, और या तो उस लिक्विड में कोई सॉलिड मिक्स होगा या गैशियस फॉर्म में जैसे सोडा वाटर वगैरह में होगा, या फिर कोई सॉलिड मिक्स होगा. बट क्या पढ़ते हैं, बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सोल्यूशन जैसे हमारे एलॉय, और गैशियस सोल्यूशन जैसे हमारी एयर. एयर में भी होमोजीनिटी है. कैसे है कि मैं कहती हूँ अभी इस एयर में, जिस रूम में बैठ के मैं सांस ले रही हूँ या जिस रूम में बैठ के आप लोग सांस ले रहे हैं, या जो हवा बाहर चल रही है, क्या वो सेम नहीं है? या मेरी हवा में कह सकती हूँ कि मैं 78% आर्गन हो गई और आपकी हवा में 78% नाइट्रोजन है और बाहर की हवा में 78% ऑक्सीजन आ गई. ऐसा तो नहीं है ना. यस, तो वो भी होमोजीनियस है. ऐसे ही आपके अलॉय जो होते हैं, अलॉय क्या होते हैं? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के जो कॉम्बिनेशन के आते हैं, है ना. अब ये सब जो है इनमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है, होमोजीनियस मिक्सचर है, सोल्यूशन है ये. Now in a solution there is homogeneity at a particle level. For example, lemonade tastes the same throughout. चाहे आप पूरा ग्लास में से एक एक सिप करके अलग अलग पर्सन को दो, जैसे अभी मैंने बताया, या आप एक एक सिप करके खुद पियो, आपको स्वाद वही लगेगा. This shows that particles of sugar or salt evenly distributed in the solution. Throughout the solution वो पूरे अच्छे से mixed up है हर एक पॉइंट पे. Getting my point? Now a solution has solvent and a solute as its component. क्या होता है solvent and solute? बताइए जल्दी जल्दी. Yes, एक जो हम जिसके अंदर डालते हैं और एक जिसको हम डालते हैं, है ना. solvent जैसे आपका वाटर हो गया, सल्यूट क्या हो गया? आपका नमक हो गया. कि अगर मैं सॉल्ट वाटर बना रही हूँ तो सॉल्वेंट जिसके अंदर मैं डाल रही हूँ दैट इज़ माई H2O, और यू कैन से इट एज वाटर. और सल्यूट विच इज़ माई सॉल्ट जिसको मैं उसके अंदर डाल रही हूँ. नाउ द कॉम्पोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन दैट डिजॉल्व द अदर कॉम्पोनेंट इन इट इज़ यूजुअली अ कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इन द लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट. जब आप चाय बनाते हो तो मिल्क ज़्यादा होता है या चाय पत्ती ज़्यादा होती है? बताइए. मिल्क ज़्यादा होता है, जिसके अंदर हम वो चीज़ डिज़ोल्व कर रहे हैं. कौन सी चीज़? जो हमारा अदर कंपोनेंट है. और टी बनाते वक्त हमारा अदर कंपोनेंट क्या होता है? चाय पत्ती. ऐसी सॉल्ट वाटर बनाते वक्त मेरा अदर कंपोनेंट क्या है? सॉल्ट. किसके अंदर डिज़ोल्व कर रही हूँ मैं? H2O, वाटर के अंदर, विच इज़ प्रेजेंट इन बेसिकली लार्जर अमाउंट, जो ज़्यादा अमाउंट में होता है. एंड इन सॉल्ट सोल्यूशन I have water in larger quantity, and in tea milk मेरा larger quantity में होता है. So that is known as solvent. And the compound of the solution that is dissolved in the solvent, जिसको dissolve करना होता है हमें किसमें? solvent में, usually present in the lesser quantity, जो कम quantity में होता है, जैसे salt और आपका चाय पत्ती यानी आपका tea leaves, ये होते हैं solute. ओके, solvent और solute में समझ में आ गया डिफरेंस? ओके. अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपको समझने के लिए कि एक सोल्यूशन हम किससे कहते हैं. अ सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज़ अ सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन. सॉलिड क्या है हमारा यहाँ पर? शुगर के पार्टिकल्स. एंड लिक्विड इज़ आवर वाटर, जिसको मैंने उसके अंदर डिज़ोल्व किया. अब ज़रा बताइए इसमें से मेरा सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है? वेरी गुड. सॉल्यूट है मेरा शुगर जो लेसर क्वांटिटी में है और जिसको मुझे डिज़ोल्व करना है, और वाटर जो सॉल्वेंट है वो लार्जर क्वांटिटी में है. ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल, द सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन. ठीक है. अब ये जो होता है बच्चा जी, ये है आपका सॉलिड फॉर्म में आयोडीन, और वो हमारा सॉल्यूट है क्योंकि वो हम कम क्वांटिटी में लेते हैं. एंड अल्कोहल विच इज़ लिक्विड
इन स्टेट, वो हमारा सॉल्वेंट है जिसे मुझे डिज़ोल्व करना होता है, ठीक है। एरिएटेड ड्रिंक्स लाइक हमारा सोडा वाटर, कोक, कोल्ड ड्रिंक, ये सब वगैरह। अब इसके अंदर गैस इन लिक्विड सोल्यूशन होता है, क्योंकि ये एरिएटेड ड्रिंक्स वगैरह है ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसके अंदर, तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड मेरी गैस की फॉर्म में सॉल्यूट है और वाटर मेरा सॉल्वेंट है। अब देखो अभी तक हमने कौन कौन से पढ़े, सॉलिड वाला, सॉलिड एंड लिक्विड, गैस एंड लिक्विड, है ना। अब एयर, जो गैस एंड गैस है, उसके अंदर तो कुछ लिक्विड और सॉलिड नहीं है ना। नाउ एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस एंड गैस। एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, बहुत सारी होती हैं। टू मेन जो होती हैं वो है ऑक्सीजन जो कि 21% होती है, नाइट्रोजन विच इज़ 78%, और बाकी 1% जो स्मॉल क्वांटिटी में है वो हमारी क्या है बताइए। अदर गैसेस होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, डर्ट और डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, फॉग, स्मॉग, ये सारी चीज़ें आ जाती है। अब पढ़ा जाए ज़रा प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन, दैट हाउ डू वी गेट टू नो कि ये सोल्यूशन है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे जब हम उसे एग्जामिन करेंगे। और वो क्या एग्जामिनेशन है कि भाई होमोजीनियस मिक्सचर होता है, कौन, सोल्यूशन, एंड द पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, यानी 10⁻⁻⁻ मीटर, इतना स्मॉल होता है वो डायामीटर में, ठीक है। सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, हमारे नेकेड आइज से विजिबल नहीं होता है वो, ओके, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज वो स्कैटर नहीं करते बीम को। देखा ना अभी हमने टिंडल इफेक्ट पढ़ा था ना। सो दैट द पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल, क्यों, क्योंकि बीम ऑफ रे जो है, बीम ऑफ लाइट जो है वो इतने स्मॉल पार्टिकल्स हैं कि वो इजीली इनमें से निकल जाती है और बाहर चली जाती है। नाउ मूविंग फर्दर, the solute particles cannot be separate from the mixture by the process of filtration, क्यों बताइए, क्योंकि जो सॉल्यूट होता है वो नीचे सेटल डाउन हो ही नहीं पाता, और अगर हम उसे अनडिस्टर्ब भी रखें तो भी वो सोल्यूशन जो है वो स्टेबल रहेगा, उसमें से सोल्यूट अलग नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये तो हो गई प्रॉपर्टीज़। अब कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सोल्यूशन जो है ये इसमें कितना कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन यानी कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, ठीक है, या लोकल लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो वो कितना गाढ़ा या कितना पतला या कितना बेसिकली असरदार है वो, ठीक है, ओके। नाउ इन एक्टिविटी 2.2 वी ऑब्जर्व दैट ग्रुप ए एंड बी ऑब्टेन द डिफरेंट शेड ऑफ सोल्यूशन। हमने क्या किया था कि भाई एक्टिविटी 2 में हमने ए में तो 1 स्पैचुला डाला था, यानी 1 स्पून डाला था कॉपर सल्फेट का, और बी में हमने कितने स्पैचुलास डाले थे, 2 डाले थे, है ना, डाले थे कि नहीं, यस। अब इन दोनों में अलग अलग शेड क्यों आया, क्योंकि इसमें क्वांटिटी कम थी और इसमें हमने क्वांटिटी ज़्यादा डाली तो कलर भी ज़्यादा आया, ठीक है। अब आप लोग जब गुब्बारे फुलाते हो होली में तो गुब्बारों में जो रंग डालते हो, जब आपको गाढ़ा रंग चाहिए होता है तो उस बकेट के पानी में आप ज़्यादा अमाउंट ऑफ कलर डालते हो ताकि उस वाटर का कलर डार्कर हो जाए और बैलून्स में जब आप पानी भरो तो डार्क कलर आए, है ना। और अगर कम चाहिए होता है तो थोड़ी कम क्वांटिटी में कलर डालते हो, यहाँ पर ये बेसिकली सेम ही है। नाउ सो वी अंडरस्टैंड दैट इन सोल्यूशन द रिलेटिव proportion of the solute and solvent can be varied, यानी अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल अलग अलग हो सकता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो आपका सोल्यूट था ए वाले में तो 1 स्पैचुला था और बी वाले में 2 स्पैचुला हो गया, जबकि हमारा सॉल्वेंट 50 ml का वाटर ही था। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन दिस कैन बी डिल्यूटेड, कंसनट्रेटेड और सैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट है उसके बेसिस पे 3 टाइप में हमने सोल्यूशन को डिवाइड किया गया है, डिल्यूट, कंसंट्रेटेड एंड सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन सेम है। डिल्यूट एंड कंसंट्रेटेड आर कंपैरेटिव टर्म्स, यानी कंपैरिजन के बेसिस पे यूज़ होती है।
In activity 2.2, the solution obtained in group A is dilute as compared to the obtained in group B. देखो dilute का क्या मतलब होता है, लोकल लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो कम शक्तिशाली, और concentrated जो गाढ़ा हो, यानी पतला एंड गाढ़ा। अगर लोकल लैंग्वेज में हम बात करें तो कंसनट्रेटेड होता है जो बहुत असरदार हो, शक्तिशाली हो, गाढ़ा हो, एंड dilute इज जो कम, लेस हो उससे। जैसे जो हमारा ग्रुप ए का वो था, सोल्यूशन था, उसके अंदर उन्होंने 1 स्पैचुला ऑफ कॉपर सल्फेट डाला था, तो वो dilute था, पतला था, यू कैन से, ठीक है, इतना इफेक्टिव नहीं था। जबकि बी में हमने जब 2 स्पैचुलास डाले थे तो वो कंसनट्रेट हो गया। हमें कहते हैं ना कि कंसनट्रेटेड एसिड यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कंसनट्रेटेड मीन्स बहुत ज़्यादा गाढ़ा, स्ट्रॉन्ग, इफ़ेक्टिव। हमें उसे डाइल्यूट करके यूज़ करना चाहिए। आप लोग अपने केमिस्ट्री लैब में बच्चे जितने भी सारे एसिड्स यूज़ करते हो ना, कभी भी वो कंसनट्रेटेड नहीं होते हैं। और अगर कंसनट्रेटेड बाई चांस यूज़ भी करते हो तो सुपरविजन में किया करो। अदरवाइज़ अगर वो ज़रा सा भी आपकी बॉडी के साथ हुआ तो आपकी बॉडी जल सकती है। वैसे तो स्कूल वाले अलाउड ही नहीं करते हैं कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, और डाइल्यूट ही रखते हैं हमेशा स्कूल में, ठीक है। डाइल्यूट करना मीन्स उसको पानी के साथ मिला देना, तो उससे वो डाइल्यूट हो जाता है, पतला हो जाता है, उसका इफ़ेक्ट कम हो जाता है। अगर मैं एक बात करती हूँ नींबू की, तो मैंने क्या किया, 1 स्पून ऑफ लेमन जूस लिया। इस स्पून में लेमन जूस है, और इस ग्लास में मैंने क्या लिया, 1 ग्लास ऑफ वाटर है ये, और दूसरे चम्मच में मैंने लेमन जूस लिया और ये लेमन जूस इस ग्लास में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। अब ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है जब मैं इसको पीऊँगी, या ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है? ये तो बहुत ज़्यादा खट्टा होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जबकि जब मैं इसको वाटर के साथ मिक्स कर दूँगी इस लेमन जूस को, तो इसका इफ़ेक्टिवनेस थोड़ी कम हो जाएगी, है ना। टेस्ट में वेरिएशन आ जाएगा, थोड़ा कम खट्टा हो जाएगा ये। तो दैट इज़ कॉल्ड कंसनट्रेटेड। एंड व्हेन, जब मैं उसको वाटर के साथ मिक्स कर दूँगी, उसका इफ़ेक्ट थोड़ा कम कर दूँगी, तो दैट इज़ कॉल्ड डाइल्यूट, ठीक है। ओके, अब है एक्टिविटी 2.3। देखते हैं क्या कहता है ये। टेक अप्रॉक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर इन 2 सेपरेट बीकर्स। 50 ml ले लिया। ऐड सॉल्ट इन 1 बीकर और शुगर और बेरियम क्लोराइड इन द सेकेंड बीकर, और उसको कंटिन्यूसली हिलाते रहो, स्टिर करते रहो। When no more solute can be dissolved, heat the content of the beaker to raise the temperature by about 5 डिग्री सेल्सियस। अभी उसका जो भी टेम्परेचर है, सपोज़ अगर अभी उसका टेम्परेचर उस पानी का है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, उसको तब तक हीट करूँगी जब तक उसका टेम्परेचर 35 डिग्री ना पहुँच जाए, यानी लगभग 5 डिग्रीज़ मेरे को बढ़ाना है उसका टेम्परेचर। नाउ स्टार्ट एडिंग द सोल्यूट अगेन। अब हमें क्या करना है, जब 35 डिग्री पहुंच जाए तो हमें देखना है कि क्या उसके अंदर और सोल्यूट ऐड हो रहा है, क्योंकि हमने तब तक उसके अंदर सोल्यूट डाला था, जैसे सॉल्ट डाला था, जब तक वो उसके अंदर ऐड हो रहा था। अब जैसे ही मैं उसको हीट करती हूँ तो क्या वापस से उसके अंदर होगा या नहीं होगा, ये देखना है। ज़रा करके देखना आप लोग। Now, is the amount of salt and sugar or barium chloride that can be dissolved in water at a given temperature the same? बिल्कुल भी नहीं। आप लोग देखेंगे कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर जो है वो राइज़ करते जा रहे हैं, वैसे वैसे उसमें कैपेसिटी इंक्रीज़ हो रही है। ऐसे कैसे इंक्रीज़ हो रही है? आप लोग ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो उसकी डिज़ोल्विंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। नाउ व्हाट काइनेटिक एनर्जी इज़, कि पार्टिकल्स की मूविंग की कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। अब पार्टिकल जब जल्दी मूव करना शुरू कर लेंगे तो क्या होगा, लेटेंट हीट प्रोड्यूस होगा। समझ रहे हो मेरी बात? इसीलिए उनमें क्या हो जाएगा, जो डिज़ोल्विंग कैपेसिटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। नाउ एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर
A solution that has dissolved as much as solute as it is capable of dissolving, it is said to be saturated solution. ज़रा इस बात को ध्यान से समझना कि किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जैसे अगर मैं बात करती हूँ कि सपोज़ हमारा रूम टेम्परेचर है लगभग मेरा अभी 35 डिग्री सेल्सियस, तो इस 35 डिग्री सेल्सियस पर एक सोल्यूशन, लेट इट बी वाटर, अब इसके अंदर जितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट, लेट इट बी शुगर, अब वो डिज़ोल्व हो जाएगा। नाउ 35 डिग्री सेल्सियस में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सोल्यूशन लेट इट बी 100 ml, अब इस 100 ml में 35 डिग्री सेल्सियस पर जितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट यानी शुगर डिज़ोल्व हो जाएगा, जितनी इसके अंदर कैपेसिटी होगी उसको डिज़ोल्व करने की, उसको मैं कहती हूँ सैचुरेटेड सोल्यूशन। In other words, when no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called saturated solution. जब हम उस वाटर में और ज़्यादा शुगर को डिज़ोल्व ना कर पाएँ उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ऐसा नहीं है मैं उसको राइज़ कर दूँगी उस टेम्परेचर को, जैसे हमने एक्टिविटी में किया था उसको हीटअप करके, नहीं, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब मैं उस सोल्यूट को और डिज़ोल्व ना कर पाऊँ, इसको बोलती हूँ मैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है। नाउ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सोल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट सॉल्युबिलिटी, कि कितनी उसके अंदर कैपेसिटी है उस सोल्यूट को डिज़ोल्व करने की। और डिसोल्यूशन होता कैसे है, वेट अ सेकेंड, कि हमें पता है कि ये जैसे एक बीकर है, अब इसके अंदर ये वाटर है, तो इसके वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, ये वाटर के मेरे पार्टिकल्स हैं, थोड़ा स्पेस होता है इनके अंदर, इनके बीच में जो गैप होता है यहाँ पर डिज़ोल्व हो जाता है। ये फर्स्ट चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं ना, यहाँ पर सारा का सारा। ठीक है, ओके। Now, if the amount of solute contained in a solution is less than the saturated level, it is called unsaturated solution। कि अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि 35 डिग्री सेल्सियस पर 100 ml ऑफ वाटर में मैं 5 स्पून्स ऑफ शुगर मिला सकती हूँ, बट अभी मेरे रूम का टेम्परेचर 35 ही है, मैंने एक ग्लास में 100 ml ऑफ वाटर ही लिया है, बट मैंने उसके अंदर कितनी स्पून्स डाली हैं शुगर की, सिर्फ 3 स्पून्स डाली है, तो अभी उसके अंदर और कैपेसिटी है डिज़ोल्व करने की शुगर? यस, बिल्कुल है। यानी अभी उसके अंदर सोल्यूट जो मैंने डाला है वो लेस है जितनी उसकी कैपेसिटी है, जितना उसका सैचुरेटेड लेवल है। सो इस सोल्यूशन को मैं बोलूँगी अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। Now what would happen if you were take a saturated solution at a certain temperature and cool it slowly? और जैसे जैसे करके आप धीरे उसके टेम्परेचर को कम करोगे तो क्या होगा? आपने अभी देखा कि जब हम उसके टेम्परेचर को राइज़ करेंगे तो उसकी धीरे धीरे करके कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। बट अगर मैं इसका उल्टा करूँ, यानी उसके टेम्परेचर को कूल डाउन करूँ, तो क्या होगा? देखते हैं। We can infer from the above activity that different substances in a given solvent have a different solubility at the same temperature। कि उसी वाटर में अगर मैं बेरियम क्लोराइड को करती हूँ डिज़ोल्व तो अलग उसकी कैपेसिटी है, वहीं मैं अगर सॉल्ट को डिज़ोल्व करूँ तो उसकी अलग है, शुगर को डिज़ोल्व करूँ तो उसकी अलग है। सबकी सेम नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये सॉल्वेंट डिफ़र करते हैं एक दूसरे से, इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफ़र करती है एक दूसरे से। सो द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इज़ द अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ अ सोल्यूशन। ध्यान से समझो इस लाइन को कि अगर मैं ये क्या बोल रहा है कि किसी भी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन किस पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर
कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। वो मास में भी ले सकते हो आप, उसके वॉल्यूम के हिसाब से भी ले सकते हो। नाउ देयर आर वेरियस वेज टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन, बट हेयर वी विल लर्न ओनली 3 मेथड। बाकी आपकी फर्दर क्लासेस में जाके आपको आप पढ़ेंगे बेसिकली उनको। अब सबसे पहले है मास बाय मास परसेंटेज, जिसके अंदर आप मास से ही मास को निकालने की कोशिश करते हो कि उस सोल्यूट का मास कितना है उस सोल्यूशन में से। कैसे? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, यानी दोनों का मास ले लिया हमने, सोल्यूट का और सोल्यूशन का, और उसकी परसेंटेज यानी परसेंटेज निकालते हैं। ये चेक करते हैं कि उस पर्टिकुलर सोल्यूशन के मास में सोल्यूट का कितना मास है, ठीक है। समझ रहे हो बात को? बेसिकली हमने ऊपर ही क्यों लिखा, न्यूमरेटर में ही मास ऑफ सोल्यूट क्यों लिखा, क्योंकि हमें मास बाय मास मेथड से निकाल रहे हैं, विच मीन्स व्हाट, कि उस सोल्यूशन के मास में टोटल नंबर ऑफ मास जो है उस सोल्यूशन का, उसमें से सोल्यूट का मास कितना है उसकी परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। दैट इज़ द फर्स्ट मेथड टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ अ solution. Now talking about the second method, mass by volume percentage of a solution. इसके अंदर हम क्या करते हैं, मास ऑफ सोल्यूट जो है हमारा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के ऊपर रखते हैं। कैसे? कि कितना वॉल्यूम है उस सोल्यूशन का अपॉन में मास, यानी अब वॉल्यूम की हेल्प से, उस सोल्यूशन की वॉल्यूम की हेल्प से हम मास की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। किसकी? सोल्यूट के मास की। इनटू में सेम 100% में निकलती है। नाउ टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मेथड, परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन निकालने की। कैसे? कि कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम सोल्यूट का है अपॉन में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूशन का है, उस सोल्यूशन में से सोल्यूट की वैल्यू निकालने के लिए बस सिंपल सी बात, और इनटू में 100, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सी चीज़ है, इसको समझना कोई डिफ़िकल्टी नहीं है इसके अंदर। तीनों में परसेंटेज निकालेंगे हम, और सोल्यूट हमेशा ऊपर रहेगा और सोल्यूशन हमेशा नीचे रहेगा। क्यों? क्योंकि सोल्यूशन की वैल्यू में से ही हमें सोल्यूट को निकालना है, ठीक है। इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम्स ऑफ वाटर। अब किसकी क्वांटिटी ज़्यादा है? कौन है सॉल्वेंट यहाँ पर? वाटर। इसकी वैल्यू दे रखी है हमें, ग्राम्स में दे रखी है, तो दैट मीन्स व्हाट, ये क्या है? मास है उसका। और हमें सॉल्वेंट यानी जो लेस है अमाउंट में, कॉमन सॉल्ट कितनी दे रखी है इसकी सॉल्यूट की? 40 ग्राम्स, ग्राम्स में दे रखी है, तो दैट मीन्स ये भी मास है। और हमें क्या बोल रखा है? कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। याद करो, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन निकालने का फॉर्मूला क्या था? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। सिंपल। क्या किया है इन्होंने? मास ऑफ सोल्यूट ले लिया। आप अच्छे से जानते हैं मास ऑफ सोल्यूट यानी हमारा सॉल्ट 40 ग्राम्स गिवन है, सॉल्वेंट का भी मास गिवन है, दैट इज़ वाटर 320 ग्राम्स। अब हमें पता है कि इस सोल्यूशन का मास, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी सॉल्ट वाटर है मेरा, तो ये सॉल्ट वाटर का टोटल मास कितना होगा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके। जब मैंने सॉल्ट वाटर बनाया होगा तो इस पानी में ही तो सॉल्ट को डाला होगा, तो यानी टोटल ये सोल्यूशन का मास मैं कैसे लूँगी? इन दोनों को प्लस करके, ऐड करके। तो कितना आ गया? 40 ग्राम्स प्लस 320 ग्राम्स, 360 ग्राम्स। नाउ पुटिंग दीज इनटू द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था हमारा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू में 100। 40 सोल्यूट का मास, सॉल्ट का मास, टोटल सोल्यूशन का मास कितना दे रखा है? 360 इनटू में 100। तो अब 0 से 0 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4 9 ज़ा 36। नाउ 100 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू 11.1%। समझ में आ गया कैसे हुआ ये सॉल्व?
ओके।